आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान आईसीएमआर नई दिल्ली के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव के देश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों पर अंग्रेजी में दिए गए साक्षात्कार का हिंदी रूपांतरण। प्रस्तुत करता है प्रादेशिक समाचार एकांश से संजीव शर्मा और राशिद अहमद खान। दुनिया भर के लोग इन दिनों कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के संक्रमण से परेशान हैं। हमारे देश में भी संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या उम्मीद की किरण भी बन रही है। देश भर में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर अब 52.46% हो गई है। 1,80,000 से ज़्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोविड जांच सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर सरकारी और निजी दोनों तरह की प्रयोगशालाओं को लगातार मान्यता प्रदान कर रहा है। अब तक देश भर में 248 निजी और 659 सरकारी सहित 907 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के देश पर प्रभाव, इससे निपटने की तैयारियों, भविष्य की स्थितियों और इस बीमारी के खात्मे सहित विभिन्न मुद्दों पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने आकाशवाणी को विस्तार से जानकारी दी। इस साक्षात्कार का प्रसारण अंग्रेजी में समाचार सेवा प्रभाग नई दिल्ली से किया गया था। श्रोताओं की सुविधा के लिए पेश है इस साक्षात्कार का हिंदी रूपांतरण। इस वैश्विक महामारी के भारत पर प्रभाव को लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए, हमारे पास 907 लैब तैयार हैं। हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इस महामारी की जांच, आइसोलेशन और नियंत्रण की प्रक्रिया के जरिए नियंत्रित करना है, और यही इस बीमारी से निपटने का मूल सिद्धांत है। इसी का हम अनुसरण कर रहे हैं। भारत में हमने अब तक 59 लाख से अधिक परीक्षण किए हैं और परीक्षणों की संख्या के आधार पर हम दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। संक्रमित होने वाले कई लोग अब ठीक हो गए हैं। भारत में कोरोना के कारण मृत्यु दर दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम है। लॉकडाउन इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने में बहुत प्रभावी साबित हुआ है। लॉकडाउन के दौरान हमने कोविड-19 से लड़ने के लिए परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के साथ ही अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ साथ संबंधित लोगों को प्रशिक्षित करने और इस बीमारी के खिलाफ हमारी तैयारियों को और मजबूत करने जैसे काम किए हैं। पूरी तैयारियों के बाद भी क्या वजह है कि हर दिन हजारों मामले सामने आ रहे हैं? क्या ये स्थितियां आपको चिंता में नहीं डालती? निश्चित रूप से संक्रमण की स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। हालांकि अन्य देशों की तुलना में भारत में मृत्यु दर कम है, जो संतोष की बात है। हमारे देश में संक्रमण की गति धीमी हो गई है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इससे हमें इस वायरस के खिलाफ खुद को तैयार करने का समय मिल रहा है। इन दिनों एलिसा परीक्षण को लेकर काफ़ी चर्चा है। यह परीक्षण कितना प्रभावी है? क्या यह आरटी-पीसीआर टेस्ट से अलग है? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि एलिसा परीक्षण लाइव संक्रमण की जांच के लिए नहीं है, बल्कि इसका उपयोग सर्वेक्षण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। ये सर्वेक्षण समुदाय में फैली बीमारी के बारे में पता लगाने या लगभग 15 दिन पहले बीमारी का प्रचलन क्या था जैसी बातों को जानने के लिए किया जा रहा है। एलिसा परीक्षण से उन एंटीबॉडी का पता चलता है जो कोविड-19 से लड़ने के दौरान किसी व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होते हैं। ये रोग किसी को संक्रमित करता है तो एलिसा उन लोगों के पहचान में मददगार साबित होता है जो संक्रमित हो गए थे लेकिन अब ठीक हो गए हैं। उन मामलों में जहां परीक्षण पॉजिटिव आता है तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये काम कर सकते हैं कि या ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति संक्रमित था और उसके फिर से संक्रमित होने की संभावना नहीं है। तो क्या मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह मान लेना चाहिए कि संक्रमण और अधिक गंभीर होने वाला है? इस संक्रमण को कब तक नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, ये महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। कई देश इस पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। कुछ देशों में ये बीमारी पिछले 4 से 5 महीनों से है। भारत में 30 जनवरी को पहला प्रकरण सामने आया था। मार्च, अप्रैल और मई में मामले लगातार सामने आ रहे थे। अब तक हमने इसके प्रसार को रोकने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद है कि भविष्य में भी ऐसा ही कर पाएंगे। इन दिनों हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को लेकर भी काफ़ी कुछ भ्रम है। इस दवा पर आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की राय भी अलग अलग क्यों है? देखिए, चूंकि ये एक एंटीवायरल दवा है, आईसीएमआर केवल निवारक उपयोग के लिए इस दवा के
उपयोग की सलाह देता है। दूसरे, हम इस दवा का उपयोग 50 वर्षों से कर रहे हैं। और तीसरा, इसमें एंटीवायरल गुण होते हैं। ये प्रोफिलैक्सिस के लिए प्रभावी साबित हो सकती है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हम रविवार को इस दवा की 800 मिलीग्राम खुराक लेते हैं तो उसके अगले रविवार को 400 मिलीग्राम खुराक ही ली जा सकती है। जब हम इस दवा को इतनी मात्रा में और उस तरीके से लेते हैं तो हमें कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखता है। इसका उपयोग पिछले कई वर्षों के दौरान मलेरिया के इलाज के लिए किया गया है। हालांकि WHO ने अपने परीक्षणों में इसकी बड़ी मात्रा वाली खुराक का उपयोग किया था। उन्होंने परीक्षण को कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। देश को कब तक इस वायरस से लड़ना पड़ेगा? इस लड़ाई में हमारी जीत की क्या संभावनाएं आप देखते हैं? देखिए, इस लड़ाई को दुनिया को जीतना ही है और हमारे देश को भी ये लड़ाई जीतनी है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि हम इस लड़ाई को कब जीतेंगे। इसे नियंत्रित करने में कुछ महीने लग सकते हैं। ये लड़ाई तब तक भी खिंच सकती है जब तक इसका एक टीका या प्रभावी एंटीवायरल दवा विकसित नहीं की जाती। जब तक हम दोनों मोर्चों में से किसी एक पर सफलता हासिल नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश इस लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ रहा है और आगे भी इसी तरह से हम इससे लड़ते रहेंगे। यह कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस अन्य देशों के वायरस से अलग है। क्या यह बदलाव संभव है? आपको याद होगा कि हम अपने कुछ छात्रों को इटली से वापस लाए थे। हम कुछ तीर्थ यात्रियों को भी ईरान से वापस ले आए थे। कुछ चीन से आए थे। तो तीनों वायरस हमारे यहाँ उपलब्ध थे। जब हमने तीनों की जांच की तो 99.99% समानता देखी गई। तीनों एक ही हैं। इसलिए मेरा मानना है कि यह कहना गलत है कि भारत में आया वायरस अलग है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हमारे मुख्य हथियार क्या हैं? देखिए, कोविड-19 को रोकने के लिए सबसे जो प्रमुख हथियार हमेशा फेस मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी या 2 गज की दूरी का पालन और लक्षणों वाले जो रोगी हैं, लोग हैं, उनका परीक्षण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम बुजुर्गों, 10 साल से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का खास ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें इस बीमारी के संक्रमण से सबसे ज़्यादा खतरा है। यदि इन श्रेणियों के लोग संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं तो उनके लिए गंभीर स्थिति हो सकती है। कोरोना की रोकथाम में ICMR ने क्या भूमिका निभाई है? कृपया विस्तार से बताइए। देखिए, कोरोना की रोकथाम में ICMR ने प्रमुख भूमिका निभाई है। जनवरी में एक लैब थी। हमने धीरे धीरे इसे बढ़ाकर अब पूरे देश में 907 लैब स्थापित की हैं। 59 लाख से ज़्यादा लोगों का हमने परीक्षण अभी तक किया जा चुका है। एक ही दिन में 1,54,000 से ज़्यादा टेस्ट भी किए गए हैं। हमें सभी संस्थानों, निजी प्रयोगशालाओं से भी समर्थन मिल रहा है। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी, टीके और दवाएं आदि पर भी शोध चल रहा है। ICMR में अपने स्तर पर दवाओं को खोजने की कोशिश की जा रही है। हमने HCQ पर आंकड़े जारी किए हैं। हमने वायरस को विखंडित करके वैक्सीन पर काम शुरू कर दिया है। ICMR एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य काम अनुसंधान है और हम आगे भी अपना ये काम करते रहेंगे। देश में अब तक 5 चरणों में तालाबंदी हुई है। यह कितना प्रभावी रहा है? देखिए, इन लॉकडाउन से देश को काफ़ी फायदा हुआ है। इस समय का उपयोग राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर और जिला स्तर पर प्रयोगशालाओं के निर्माण और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया। भारत सरकार के सहयोग से कई स्थानों पर परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। सभी जिलों में अस्पतालों की तैयारी भी सुनिश्चित की गई है। लोग भी इस दौरान ज़्यादा जागरूक हुए हैं। हमने अस्पतालों में बेड, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टरों, नर्सों, ऑक्सीजन, दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। ICMR देश में उत्पादित संसाधनों की जांच के बाद उन्हें कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे रहा है। देश में सैकड़ों उद्योग अब PPE मास्क का उत्पादन कर रहे हैं और अब देश में ऐसी वस्तुओं की कमी नहीं है। लॉकडाउन ने हमें ये सब विकसित करने का समय दिया है। अब चूंकि देश में लॉकडाउन खुल गया है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? देश अब धीरे धीरे क्रमवार तरीके से अनलॉक हो रहा है। अब ये भी महसूस किया जा रहा है कि लॉकडाउन ने सभी के सोचने के जो तरीके हैं उनको बदला है।
लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सचेत हो गए हैं।